बिहार विधानसभा सत्र चली और जिसमें बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार के विधायकों ने अपनी बात रखी, जिसका सदन ने जवाब दिया। फिलहाल हम डुमराव में हैं और हमारे साथ डुमराव विधायक हैं। इन्होंने भी कई सवाल पूछे। आपको बता दें कि 4 दिन के सत्र में इन्होंने 16 सवाल पूछे, जिसमें 7 सवालों का जवाब मिला, 9 का नहीं मिला। इसके अलावा भी कई सवाल किए इन्होंने और कई महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर के हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किन सवालों को इन्होंने उठाया और क्या क्या जवाब मिला। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जैसे स्वास्थ्य का मसला है, कृषि का मसला है, शिक्षा का मसला है, ये तमाम सवाल है। तो हम एक एक करके सवालों पे बातचीत करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभा की शुरुआत हुई थी, तभी आप एजुकेशन के मसले पर जब बोल रहे थे तो काफ़ी आपका वीडियो भी पॉपुलर हुआ। लोगों ने कहा कि नहीं, कोई युवा विधायक मिला है जो एजुकेशन को महत्व दे रहा है। तो आपने इस बार भी एजुकेशन को लेकर के सवाल किया। सवाल ये था कि कई स्कूल जो है उसकी स्थिति बढ़िया नहीं है और लगभग 1 से जो 12 तक के स्कूल हैं, ज़्यादातर स्कूल में शिक्षक नहीं है। आपने बताया कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। तो ये जो सवाल आपने किया सदन में, ये शिक्षा का मसला बहुत जरूरी मसला, क्या जवाब मिला सर और उससे आप कितना सेटिस्फाइड है? देखिए, सरकार तो एजुकेशन को लेकर के अपना फीट थपथपा रही है और वो तो इतना ज़्यादा आत्ममुग्ध है कि नीति आयोग के रिपोर्ट को भी खारिज कर रहे हैं। हमने प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के सवाल पूछा। प्राइमरी एजुकेशन में स्थिति ये है कि 5वीं तक के क्लास में कई सारे जगहों पे हमारे क्षेत्र में सहित पूरे बिहार में मात्र 2 कमरे हैं, कहीं कहीं तो 1 कमरा है और उसमें 5 क्लास तक के बच्चे हैं, जिसमें 150 की संख्या में बच्चे होंगे। तो हमने पूछा कि इन्हें कैसे पढ़ाया जाएगा। क्या सरकार को इनके लिए कोई नया विद्यालय नहीं खोलना चाहिए जिसमें आसानी के साथ ये अपने पठन पाठन का कार्य जो है बिना बाधा के पूरा कर सके। लेकिन इसको लेकर के सरकार का जो है वो जवाब जो आया है वो काफ़ी जो है निराशाजनक जवाब है। कहीं से भी उनके जवाब में ये नहीं लगता कि वो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के चिंतित हैं और वो नया कोई स्कूल का भवन बनाना चाहते हैं। इसलिए जो जवाब आया वो बहुत दुखद है। हम लोग तो एजुकेशन के सवाल को लेकर के निश्चित तौर पे मजबूती के साथ हम लोग उठाते रहे हैं। इस बार बहुत छोटा सा सत्र था, 5 दिन का सत्र था, जिसमें 1 दिन तो कंडोलेंस में बीत जाता है, बाकी 4 दिन सवाल पूछने का सवाल था। तो इसमें भी जितनी हमें सवाल पूछने की संभावनाएं थीं, उन तमाम संभावनाओं को हमने तलाशा और तकरीबन 16 सवाल, इसके अलावा निवेदन और शून्यकाल मिलाकर के 23 सवाल हमने इस बार पूछे, जिसमें 7 सवाल के जवाब आए और कम से कम 2-3 सवालों पर बहस भी करने का मौका मिला। लॉटरी सिस्टम, तो उसमें हम लोगों ने कई सारे सवालों का जवाब दिया। एजुकेशन में जो एक तो शिक्षा की कमी है, हम लोग कई स्कूल को ऐसे देख रहे हैं जो आपके क्षेत्र में रघुनाथपुर साइड में, कि वहाँ पे स्कूल है और लोग बता रहे हैं कि स्मार्ट क्लासेज वहाँ पे है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, लोग फर्श पे बैठते हैं। सर, इस हालात में कैसे स्मार्ट क्लास होगा, बच्चे स्मार्ट कैसे होंगे? जब 150 बच्चों के लिए 2 कमरे और 3 शिक्षक होंगे तो सोचिए कि वहाँ स्मार्ट क्लास कैसे चलाए। तो हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास चलाने का सरकार का योजना तो है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया गया है, लेकिन वहाँ वाईफाई नहीं, वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो बच्चों का फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है उसके लिए भी स्कूलों में अपना वाईफाई और अपना कंप्यूटर तक नहीं और कंप्यूटर ऑपरेटर तक नहीं। कैसे चलेगा ये हाई स्कूल? तो सरकार तो सिर्फ जो है अपना गाल बजा रही है, तो गाल बजाने से किसी को कैसे रोक सकते हैं? इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपका प्राइमरी हो स्कूल हो, हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो या उसके ऊपर हायर एजुकेशन जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ तक में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप स्मार्ट क्लास मैट्रिक में कहने की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कॉलेजों में जो है स्मार्ट क्लास नहीं चला सकते। आपके यहाँ है DK कॉलेज डुमराव, कितना स्मार्ट क्लासेस चलते हैं? क्या वहाँ पर वाईफाई है? आज के दौर में इंटरनेट का ज़माना है, सरकार जो है कह रही है कि कोरोना के काल में हमने मोबाइल से लोगों को पढ़ाई करवाई। ये नहीं कह रही है कि कितने लोगों के पास मोबाइल है और है तो कितने लोगों का नेट रिचार्ज होता है, ये भी नहीं बताया। आपका दूसरा सवाल जो है वो हेल्थ से लेकर के है। हम लोगों ने देखा कि कोविड काल में जो है विधायकों का फंड, सांसदों का फंड, सबका फंड इस नाम पे काट दिया गया कि अस्पतालों को सुधारना है, इस पे काम करना है। लेकिन आपने एक सवाल उठाया डुमराव अनुमंडल में जो अस्पताल है कि उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, ECG मशीन नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। तो इस पर लेकर के सरकार का क्या जवाब रहा है? इस पर भी सरकार का जवाब जो है वो ठीक जवाब नहीं है। जैसे हमने उनसे सवाल पूछा कि अस्पताल में कितने डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि 29 पद हैं अनुमंडल अस्पताल में, जिसमें 18 डॉक्टर पदस्थापित हैं। जब ये कोरोना के दौर में जब हमने सर्वे किया था तो हमें बताया गया था कि 11 डॉक्टर हैं और आज भी आप डुमराव शहर में घूम के पूछ लीजिए तो 18 डॉक्टर किसी को किसी दिन नहीं दिखते हैं। तो कहाँ हैं?
उनका खोज हम लोग करेंगे। अस्पताल में जाएंगे और खोज करेंगे 18 डॉक्टर्स की कि 18 डॉक्टर कहाँ हैं। मुझे तो लगता है कि गलत जवाब दिया गया। दूसरा, हमने कहा कि चूँकि हमारे यहाँ अनुमंडल अस्पताल का बहुत बड़ा दायरा है, तकरीबन 3 लाख लोगों के लिए ये अस्पताल है, तो ऐसे में यहाँ अनुमंडल में शल्य चिकित्सा के लिए, ऑपरेशन के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, ड्रेसर की बहाली की जाए, तो बहुत मतलब अचंभित कर देने वाला जवाब है कि सरकार का कहना है कि यहाँ ड्रेसर का पद जो है पहले से है ही नहीं, पद ही सैंक्शन नहीं है। और आप बात करने जाइएगा डॉक्टर से तो वो कहेंगे कि बिना ड्रेसर का सर हम कैसे ऑपरेशन करें। स्वाभाविक भी है, कोई डॉक्टर तो अकेले ऑपरेशन करेगा नहीं। लेकिन उसमें उन्होंने जवाब दिया है कि हम लोग इसकी बहाली करने का प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो करें। लेकिन सवाल हम लोगों ने उठाया था ये दोनों, अल्ट्रासाउंड मशीन का टेक्नीशियन के अभाव में सब बंद चल रहा है। इसमें उनका जवाब है कि हम लोग टेक्नीशियन की बहाली करने की प्रक्रिया में। खेती किसानी जो है देश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, ये राजनीति में भी है, और देश के जो किसान हैं और खेती है वो हमारे देश के रीढ़ है, इकोनॉमी को बहुत असर डालते हैं। लेकिन अपनी खेती से जुड़ा एक सवाल किया है सिंचाई को लेकर के, और दूसरा है काव नदी को लेकर के सर। तो काव नदी जो आपने खुद अभी जिक्र कर रहे थे पीसी में आपकी, चेरो खरवार से जुड़ा हुआ, क्या पूरा है उसका थोड़ा सा बताएंगे, और उस पर जवाब क्या मिला सर? काव नदी एक तरीके से एक समय में लाइफ लाइन थी इस इलाके की, और वो आज भी है। हालांकि सभ्यता का विकास हुआ और लोग जो है नदियों के अलावा नलकूपों पर निर्भर हुए और मोटर और चापाकल करने लगा, और काव नदी धीरे धीरे अस्तित्वहीन होती गई। सिंचाई का भी मुख्य साधन इस इलाके की काव नदी थी। काव नदी के बगल में एक समृद्ध जो है व्यवस्था थी, मतलब चेरो खरवार वंश का राज वहाँ हुआ करता था। और आप जानते हैं कि उस जमाने में कहीं भी कोई भी सभ्यता विकसित हुई तो वो नदियों के किनारे हुई, क्योंकि नदियाँ एक तरीके से जीवन देने का काम करती हैं। तो जीवनदायिनी होती है नदियाँ, और वो मनुष्य की कई तरीके से रक्षा करती हैं। अगर डुमरांव शहर में कहीं अतिरिक्त जल निकासी करना हो तो कहाँ जाएगा, या पूरे इलाके का जल निकासी करना हो तो कहाँ जाएगा? तो काव नदी है लेकर के गंगा की तरफ जाएगी। तो आपका पूरा का पूरा कचरा, पूरा का पूरा पानी का जो है प्रबंधन, अतिरिक्त वाटर का भी जो रिसोर्स है वो काव नदी है, वो लेकर के जाएगी गंगा की तरफ। लेकिन आज वो अस्तित्वहीन हो चुकी है। तो मुझे लगा, कई लोग सवाल उठाते हैं बार बार कि डुमरांव शहर का कचरा, पानी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई समस्या तब तक खत्म नहीं होता है जब तक आप उन समस्या के जड़ तक नहीं पहुँचते। और समस्या का जड़ तो यही है कि अगर आप स्रोत खत्म कर देंगे तो स्रोत ही खत्म हो जाएगा, तो फिर उपलब्धता तो सुनिश्चित आप नहीं करा पाएंगे। इसलिए काव नदी का होना इस इलाके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये महत्व का सवाल था, इसको हमने उठाया, काव नदी के सौंदर्यीकरण का सवाल, इसके पुनरुद्धार का विषय। तो हमारे सवाल उठाने के बाद जल संसाधन विभाग ने एक अच्छा काम किया कि सवाल उठाने के बाद एक चिट्ठी जो है उन्होंने जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव के पास दे दिया है। अब देखिए कब से काम शुरू होता है। हम लोगों को तो भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही इसका जो इंक्रोचमेंट है अतिरिक्त, उसको इंक्रोचमेंट को खत्म करते हुए इसमें काम लगाएंगे। सर आखिरी सवाल कृषि से जुड़ा हुआ है। तो लोगों को खाद की काफ़ी समस्या है, डीएपी नहीं मिल रहा है, और आपने एक सिंचाई से जुड़ा हुआ सवाल किया है कि पानी नहीं मिल रहा है। तो रबी फसल होना है, इधर खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, फिर सरकारें बार बार ये कहती है कि हम किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो आपने ये सवाल किया, उस पर कितना सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला, और क्या लग रहा है सरकार कितना चिंतित है किसानों को लेकर के? इसमें तो बहुत ही गलत जवाब मिला। हमने कहा कि क्या सरकार ये बताना चाहती है कि खरीफ और रबी के पहले नहरों के अंतिम फुट तक पानी जाता है? उन्होंने साफ तौर पे ये जवाब दिया है कि खरीफ के पहले नहरों की हम सफाई करा करके पानी पहुंचाते हैं। हमने तो कहा कि आपके बगल के कृषि मंत्री हमारे ही क्षेत्र के चौगाई गांव के रहने वाले हैं। ये गांव नहीं भी जाते होंगे मुझे मालूम है, लेकिन किसी का नंबर होगा इनके परिजन का, तो फोन करके पता करके बताएं कि क्या इनके गाँव में इस बार पानी गया है। तो इसका जवाब भी सही तरीके से नहीं दिया गया। मंत्री ने कहा कि अगर ये गलत होगा तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये रिपोर्ट भेजा। आप देखते हैं कितनी कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात, हमने नहरों के पक्कीकरण का सवाल उठाया था। हम लोग मानते हैं कि जब हरित क्रांति आई तो उसका बहुत बड़ा कारण था पंजाब के अंदर नहरों का जो विस्तार था। और पंजाब में आप देखेंगे, हम भी गए थे तो हमने देखा कि नहरों का पक्कीकरण बड़ी संख्या में किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी नहरों का पक्कीकरण किया गया है, लेकिन बिहार में नहरों का पक्कीकरण नहीं है। लेकिन बिहार की सरकार का मानना है कि नहरों का अगर पक्कीकरण होगा तो वाटर का जो रिचार्ज होता है ज़मीन के अंदर से, और भूगर्भ का जो जल स्तर है वो कम हो जाएगा। इसको सरकार ने फैसला किया। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, फिर भी हमने ये सुझाव दिया कि आप दोनों तरफ से जो है पक्कीकरण करके नीचे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं बार बार हर बार नहरों की सफाई के लिए। वो राजस्व का पैसा है, वो गरीब जनता के टैक्स का पैसा है। उसको यूँ ही जो है मनरेगा का नाम पर जो लूट का धंधा बना हुआ है, उसके तहत आप नहरों को उड़ाही में लाखों लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। इससे तो विकास के क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा है।
तो देखिए हम लोगों ने तो सजेशन दिया है, उसमें क्या होता है। दूसरी बात, आपने जो खाद की बात कही, तो खाद का सवाल भी विधानसभा में खुद ही उठा है। कृषि मंत्री ने कहा था कि 2-3 दिन के अंदर ही खाद को उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन विधानसभा सत्र 3 तारीख को खत्म हुआ और हम लोग 8 तारीख को बात कर रहे थे और ये बात करीब 1 तारीख को हुई होगी, तो 8 दिन हो गया लेकिन अभी तक नहीं आया। एक रेक आया था हल्का फुल्का, तो वो सिर्फ इफ्को बाजार को मिला, डीलर्स को भी नहीं मिला, तो आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा। दूसरा, उत्तर प्रदेश से खाद की कालाबाजारी हो रही है और वहाँ से खाद इधर सप्लाई किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि वो खाद जो है 2 नंबर का भी हो सकता है, उसका जांच कराने पर पता चलेगा। तो अभी डीएपी की ज़रूरत है और गेहूं की बुआई का यही समय है 8-10 दिन, लेकिन सरकार के पास नहीं है। जब बिहार सरकार से हमने सवाल पूछा तो बिहार सरकार ने अपना जिम्मेदारी हटाकर ये केंद्र सरकार पर डाल दिया और कहा कि केंद्र सरकार की वजह से बिहार में खाद का किल्लत है। तो देखिए फिर 9 तारीख को कल मीटिंग है, हम बात करते हैं। उसी से जुड़ा एक सवाल आपका था उसी में, जिसका जवाब शायद आपको नहीं मिला, कि कृषि के जो उपकरण खरीदने थे उस उपकरण में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसका जवाब नहीं मिला। क्या लग रहा है सरकार क्यों गोल मटोल कर रही है और जवाब नहीं मिल रहा है? सरकार कहती है कि हम 0 टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं, लेकिन करप्शन का बड़ा मामला है पूरे बिहार में। बिहार में बक्सर जिला का ही यह सबसे बड़ा मामला है। यंत्र की खरीदारी में जो सब्सिडी के घोटाले का जो मैटर है, उसको हमने पिछले सत्र में उठाया, तब भी जवाब नहीं मिला। इस बार भी उठाया, तब भी जवाब नहीं मिला। तो भ्रष्टाचार का बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है, इस पर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो जवाब उन्होंने नहीं दिया। इससे साबित होता है कि भ्रष्टाचार में न सिर्फ लोकल अधिकारी बल्कि मंत्री स्तर तक के लोग जो है इसमें शामिल है, इसलिए वो जवाब देने से बच रहे हैं। जी शुक्रिया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर विधायक ने विधानसभा में सवाल करी और कई के जवाब मिले, कई के जवाब नहीं मिले। इसके अलावा निबंधन कार्यालय को लेकर के, खेती, किसानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो जरूरी मसले हैं उन सभी मसलों पर सवाल किया गया है। मैं विमल कुमार, बक्सर से।